पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में इंस्पेक्टर कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे सभी प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रचार निरीक्षक हूँ पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय उदय प्रताप सिंह। लंच सेशन के बाद जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर दिया जाएगा वो तनाव प्रबंधन है। आप अपनी जीवन शैली दिनचर्या में किसी न किसी चीज के तनाव से ग्रसित हैं, उस तनाव को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से हम तनाव से बच सकें। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुलिस विभाग बहुत ज्यादा से ज्यादा तनावग्रस्त रखता है अपनी व्यस्तता को लेकर। इसलिए हमारे परम आदरणीय एडीजी महोदय की तरफ से एक ऐसी शख्सियत को आज आपसे मुखातिब करने के लिए साहब ने बुलाया है जो रोग मुक्त शरीर व चिंता मुक्त मन और भय मुक्त बुद्धि कैसे हो, रोग मुक्त शरीर व चिंता मुक्त मन और भय मुक्त शरीर कैसे हो, इस टॉपिक पर आपको वो शख्सियत अभी मैं आपको परिचय कराऊंगा, वो आपको लेक्चर देंगे। पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं। साहब का नाम है डॉक्टर गोपाल शास्त्री। ये डॉक्टर साहब इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म संस्था के डॉक्टर हैं, जो कि मेरठ में ये संस्था है। डॉक्टर साहब रोग मुक्त शरीर, चिंता मुक्त मन, भय मुक्त बुद्धि कैसे हो, इस पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। कार्यशालाएं एक दिन की भी होती हैं और 7-7 दिवस की भी कार्यशालाएं डॉक्टर साहब की तरफ से आयोजित की जाती हैं। और ये एक इंटरनेशनल संस्था है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी इनकी कार्यशालाएं आयोजित होती हैं। और मैं आपके बारे में इतना ही बता दूं कि ये जो आपको इस 40-45 मिनट का टाइम मिला है इनको सुनने का, इनको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। चूंकि मैं इनके अगर प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं तो अगले मार्च तक इनको पूरा प्रोग्राम सेट है। लेकिन एडीजी साहब के अनुरोध पर आप आज यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं। डॉक्टर साहब, जिस बीमारियों को साइंस ने ये कह दिया कि ये असाध्य हैं, ये ठीक नहीं हो सकती, आप जब तक दवा खाएंगे तब तक आप सही रहेंगे, आप चलते रहेंगे। लेकिन उन बीमारियों को ठीक करने के लिए वो बीमारियां ठीक हो सकती हैं और हो रही हैं। इस पे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। वो बीमारियां जैसे कैंसर है, दमा है, डायबिटीज है, बीपी है, आर्थराइटिस है, ऐसी कई असाध्य बीमारियां जिसको साइंस ने कह दिया ये असाध्य है, ये ठीक नहीं हो सकती, आप दवा जब तक लेंगे तब तक ठीक रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उस चीज को निराकरण उसका बताएंगे, ये सारी बीमारियां सही हो सकती हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जैसे अभी अब फिलहाल आप ये देख रहे हैं कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, आप अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे कि कोरोना वायरस से आपका बचाव हो सके। चूंकि आप भी जानते हैं कि कोई अभी वैक्सीन नहीं बनी। इस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर ही है, जिसे हम आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जान रहे हैं। इससे परिचय कराएंगे आपको कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब पिछली 25 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और 25 साल से पहले डॉक्टर साहब बरेली में, अलीगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आयुर्वेद के डॉक्टर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस संबंध पर, इस पे जो लेक्चर देना है डॉक्टर साहब को, वो डॉक्टर साहब दें। मैं इससे पूर्व अपने अपर पुलिस महोदय को अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहने की कृपा करें। साथियों जय हिंद। जैसा कि परिचय हो गया आपका, और कुछ ही देर में आपके सामने अपना वक्तव्य, अपने महत्वपूर्ण सुझाव आपको देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इधर जैसे जैसे समय आपका निकट आ रहा है ट्रेनिंग का, थोड़ा आप में ढिलाई आ रही है, ये उचित नहीं है। सभी लोग उपस्थित रहें, अटेंडेंस होगी। हर क्लासरूम की अपनी अटेंडेंस अलग अलग होती है, तो कृपया करके अनुशासन बनाए रखें और अपना मूवमेंट जरा कम रखें।
समय ट्रेनिंग का ऐसे ही होता है। ट्रेनिंग में आपको समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो उसको ना लुक आफ्टर करें और अपना ध्यान जो विषय है उस पर ध्यान लगाएं। तो मैं बता दूं कि ये 300 हमारे कैडेट हैं जो एसआई से इंस्पेक्टर को प्रमोट हो रहे हैं। तो ये अच्छे खासे उम्रदार भी हैं, अनुभवी भी हैं, और फील्ड का इनको अच्छा अनुभव है। तो जब इतने अनुभवशील है तो एक अनुभवशील व्यक्ति का वक्तव्य सुन के, उससे सुझाव सुन के, उनका मार्गदर्शन देके आप और लाभान्वित होंगे, और समाज को बहुत ही आपके द्वारा भी लाभान्वित किया जाएगा, क्योंकि आप समाज में जाएंगे। तो यहाँ जितनी चीज़ें सीख रहे हैं आप ऐसा नहीं अपने तक सीमित रखिए, आप परिवार में, समाज में और विभाग में इन चीज़ों को शेयर करिएगा और इसको आगे प्रमोट करिएगा। यही मैं चाहता हूँ, यही उद्देश्य भी है ट्रेनिंग का। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर अपना बहुमूल्य वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, सृष्टि में जहां तक मनुष्य है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, याद रखिएगा मेरे मित्रों, सृष्टि का हर आदमी सुबह सोकर के उठने से सुबह सोकर के उठने तक, और यूं कहें कि जन्म से मृत्यु तक इंसान जो कुछ भी करता है उस हर क्रिया का केवल एक उद्देश्य होता है। चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम सोते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे बच्चा पढ़ने जाता है, चाहे मास्टर पढ़ाने जाता है, याद रखिएगा केवल एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है सुख, और केवल सुख की प्राप्ति। और एक इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक, एक इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक जितने भी सुख चाहिए, अगर सारे सुखों की लिस्ट बनाई जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो दुनिया के सारे सुख केवल 5 भागों में डिवाइड हो सकते हैं। आज फुर्सत में लिस्ट बना करके देखिएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर का स्वास्थ्य पहला सुख है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मन को स्वस्थ करना भी मुश्किल है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा होवे मन वैसा बने तन। मन और तन का अन्योन्याश्रित संबंध, दोनों का एक अटूट संबंध है। तो पहला सुख निरोगी काया, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। दूसरा, आदमी को शक्ति चाहिए। तीसरा, आनंद चाहिए। चौथा, ज्ञान चाहिए। और 5वां, प्रेम चाहिए। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये मानव की मौलिक मांग है। पर बड़ी विलक्षण बात है मेरे साथियों की,
जितना इंसान सुखों की तरफ भाग रहा है, क्योंकि मौलिक मांग है तो भाग रहा है, इसको जब से ये पैदा हुआ है और जब तक ये मर नहीं जाता तब तक ये 5 सुखों को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है। अगर किसी ने कहा कि आप ये दवाई खा लो तो स्वस्थ हो जाओगे, तो आदमी कोशिश करता है कि उस दवाई को कैसे प्राप्त कर ले और कैसे उसको खाए। अगर किसी ने कहा ये खाना खाओ तो तुम स्वस्थ हो सकते हो, तो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ। अगर किसी ने कहा कि साहब ये सामान तुम्हें ज्यादा सुख दे सकता है, पैसा ज्यादा होगा तो तुम ज्यादा सुखी होगे, तो आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। कहा गया कि खाना खाओगे तो ताकत आएगी, तो आदमी खाने के पीछे सुबह से शाम तक बस एक, क्या खा लूं और किसको खा लूं, कितना खा लूं। जिस आदमी को देखो, हम तो डॉक्टर आदमी, हमारे से तो हर आदमी बस एक ही सवाल पूछता कि डॉक्टर साहब फिर मैं क्या खाऊं, डॉक्टर साहब मैं कितना खा लूं। आदमी को लगता है कि अगर पढ़ करके ज्ञान मिलेगा, तो आदमी पढ़ने के पीछे पागल कि बचपन से बुढ़ापे तक कौन कौन से कोर्स कर। हम लोगों को याद है जब हम लोग पढ़ा करते थे तो सीधा सा एक बीए होता था, एक बीएससी होता था। आज मालूम पड़ा कि इतने कोर्स हो गए ग्रेजुएशन के, परंतु क्या आदमी को ज्ञान मिला? खाने के एक से एक पदार्थ बने, एक से एक कंपनियां आई, एक से एक पदार्थ बन रहे हैं, परंतु क्या आदमी को शक्ति मिल रही है? सामान खूब इकट्ठे हो गए। पहले गांव में एक साइकिल मुश्किल से होती थी, आज एक एक घर में बच्चे की, बड़े की कार अलग अलग है, बहू की कार अलग, ससुर की कार अलग, सास की कार अलग। पहले एक कमरे में सभी सोकर के गुजारा कर लेते थे, आज सबके कमरे अलग हो गए, परंतु क्या आदमी सुखी हुआ? मेरे साथियों, जब से ये सृष्टि बनी, आदमी को सुख चाहिए तो सुखों की तलाश जारी हुई। साधन बढ़े, संपन्नताएं बढ़ी, परंतु आदमी सुखी नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूल में एक छोटी सी भूल हो गई कि हमने सुखों की तलाश तो की, हमने शांति की तलाश तो की, हमने आनंद की तलाश तो की, परंतु जहां था ही नहीं वहां भटकते रहे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक संत के पास 2 नवयुवक गए। सुना था संत बड़े पहुंचे हुए संत हैं। मिलने गए, कुछ शाम हो चली थी। देखा महात्मा जी स्ट्रीट लैंप के नीचे कुछ खोज रहे हैं। दोनों युवक घटना को देखते रहे। महात्मा जी खाली हो तो हम प्रश्न करें। काफी समय बीत गया, महात्मा जी की खोज पूरी नहीं हुई। एक बच्चे ने हिम्मत की और बोले, महाराज आप ढूंढ क्या रहे हैं? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? महात्मा जी बोले, बेटा सुई गिर गई है। नवयुवक भी ढूंढने लगे, महात्मा जी भी ढूंढने लग गए। काफी समय बीत गया, सुई नहीं मिली। एक बच्चे ने हिम्मत की और पूछा, महाराज ये तो बताइए कि आपकी सुई गिरी कहां थी, कुछ याद कीजिए, क्योंकि स्ट्रीट लैंप का प्रकाश है, बहुत दूर तक जा रहा है।
सुई बहुत छोटी चीज है, आखिर कहां ढूंढा जाए? अगर वो जगह बता दे तो हम लोग ढूंढ लें। महाराज बोले बेटा सुई तो कमरे में गिरी थी। स्वाभाविक है, समझ सकते हैं कि बच्चों की क्या स्थिति होगी। बच्चों को बहुत गुस्सा आया। बोले महाराज हम तो समझ करके आए थे कि किसी हम पहुंचे हुए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, किसी संत से मिलने जा रहे हैं, परंतु हमें लगता है कि आप पागल हो गए हैं क्या? अरे सुई कमरे में गिरी थी और आप स्ट्रीट लैंप के नीचे सुई खोज रहे हो। अरे आप घंटे 2 घंटे तो छोड़िए, अगर पूरी जिंदगी बिता देंगे तब भी सुई मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो चीज जहां है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे? महात्मा बोले बच्चों मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं पागल हो गया हूं कि ये सारी दुनिया पागल हो गई है? स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम ये मानव की मौलिक मांग है, और हर व्यक्ति बचपन से खोज रहा है। एक बच्चे को भी स्वास्थ्य चाहिए, एक बूढ़े को भी स्वास्थ्य चाहिए। मुझे याद आता है कि सृष्टि के प्रारंभ की अगर हम चर्चा करें, पहला सुख निरोगी काया की अगर हम चर्चा करते हैं, तो वेदों में अश्वनी कुमारों की चर्चा आई है। देव वैद्य थे अश्वनी कुमार। अगर पुराण काल की चर्चा करते हैं तो पुराणों में धन्वंतरी की चर्चा आई है, जहां समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए थे, उसमें से वैद्यराज धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे। हालांकि इन दोनों का फार्मूला नहीं मिलता। फार्मूला प्रारंभ होता है आचार्य चरक से। आचार्य चरक आए, सुश्रुत आए, बागभट्ट आए, जहां भारत से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। यूरोप से हिप्पोक्रेट्स, जर्मनी से हनीमैन, यूनान से हकीम लुकमान, और बाबा जी के बिना तो स्वास्थ्य की चर्चा अधूरी रहेगी, इसलिए आधुनिक समय में बाबा जी आए। सबने एक प्रयास किया कि मानव को स्वस्थ किया जाए, सुखी किया जाए। जहां आचार्य चरक ने आयुर्वेद की उत्पत्ति की, हिप्पोक्रेट्स ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को जन्म दिया, हनीमैन ने होम्योपैथी बनाई, यूनान हकीम लुकमान ने यूनानी और वैद्यकी दी, बाबा जी ने योग की चर्चा की, योग भगाए रोग की चर्चा की, दवाइयां बढ़ी, डॉक्टर बढ़े, परंतु मेरे मित्रों क्या स्वस्थ हुआ? दवाइयां बढ़ी, डॉक्टर बढ़े, बीमारियां बढ़ती चली गई। आज विश्व कोरोना की त्रासदी से गुजर रहा है। दुनिया के हर देश में खोज की जा रही है कि इस कोरोना से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। कोरोना की कोई दवाई आज तक नहीं मिली। लक्षणों की दवाइयां दी जा रही हैं, परंतु कोरोना की दवाई नहीं मिली। कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे साथियों मूल में एक भूल हो गई। सबने रोगों से लड़ने की तो कोशिश की, सबने रोगों को भगाने की तो कोशिश की, परंतु रोगों का कारण क्या है, क्यों रोग होते हैं, इसको किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। हम सभी भी कहीं ना कहीं अलग अलग बीमारियों के लिए दवाइयां खाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि रोग कहते किसे हैं ये भी हम नहीं जानते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। आचार्य चरक से पूछा गया महाराज रोग किसे कहते हैं? आचार्य चरक कहते हैं कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न मनात्मेंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, हम तनाव प्रबंधन की बात करें, क्योंकि मन शरीर में है, इसीलिए स्वस्थ शरीर को पहले
कैसे हम रखें, फिर हम कैसे मन को स्वस्थ करें, कैसे हम बुद्धि से तनाव को दूर करें। मेरे साथियों, जरूरी है कि पहले हम लोग शरीर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि स्वस्थ शब्द, स्वस्थ का मतलब ही होता है स्व में स्थित होना, न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्लेन पर। तीनों स्तरों पर कैसे हम स्वस्थ हो सके। जब से ये सृष्टि बनी, रोगों से लड़ने की कोशिश की गई, पर किसी ने रोग किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश नहीं की। आचार्य चरक से पूछा गया, आचार्य चरक कहते हैं सम दोष समाग सम धातु मलक, जिसके दोष त्रिदोष वात पित्त कफ, सम दोष, तीनों सम, न वात ज्यादा हो, न पित्त ज्यादा हो, न कफ ज्यादा हो। बोले समाग्नि से जिसके शरीर की अग्नियां सम हो, न भूख ज्यादा लगती हो, न कम लगती हो, न बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो, न बॉडी टेम्परेचर कम हो। सम धातु जिसके शरीर की अष्ट धातुएं सम हो, न मांस ज्यादा हो, न मांस कम हो, न हड्डी बड़ी हो, न हड्डी छोटी हो। मलक्रिय जिसके मल विसर्जन की क्रियाएं समान होती। अगर रोटी और सब्जी खाई तो रोटी पचेगी देर में, सब्जी पचेगी जल्दी, एक खाने का दो खाना बनेगा। परंतु प्रायः हम लोग खाते 3 बार हैं, और आज 80 से 90% आदमी एक बार जाता है। क्या आपको लगता है कि ये 2 बार का माल कहां गया? क्या अंदर जाकर के खुशबू पैदा कर रहा होगा? कुछ न कुछ तो विकृति करेगा ना। आचार्य कहता मलक्रिय जिसके मल विसर्जन की क्रियाएं समान होती हो। बोले प्रसन्न मन जो हर वक्त प्रसन्न रहता हो। देख लीजिए सब अपने अपने चेहरों पर, क्या हम प्रसन्न रह पा रहे हैं? छोटी छोटी बात। एक बार की घटना मुझे याद आती है, अगर चर्चा कर दूं, कि मैं मेरठ से महाराष्ट्र जा रहा था बॉम्बे। हमारी ट्रेन जो मेरठ से महाराष्ट्र जाती है बॉम्बई, वो हरिद्वार से आती है। स्वाभाविक है, जब मैं मेरठ से चढ़ा तो हमारे बर्थ पर पहले से काफी लोग बैठे हुए थे। मेरे चढ़ने के बाद चूंकि रिजर्व सीट थी, जगह खाली करनी पड़ी। तो जो सामने वाले व्यक्ति थे जिनको खाली करनी पड़ी, वो भी सामान भी काफी था, जगह रखने के लिए भी देनी पड़ी। 5 घंटे बाद जब ट्रेन मथुरा पहुंची तो देखा सामने वाला एक बार भी मुस्कुराया नहीं रहा गया। मैंने कहा कि दादा थोड़ा सा हंस लो। बोले क्यों हंसू? मैंने कहा 5 घंटे हो गए बैठे हुए, थोड़ा तो हंस लो। बोले बिना बात के हंसू? मैंने कहा बिना बात के सीरियस हो रहे हो तुम 5 घंटे से, तो थोड़ा बिना बात के हंस भी लो। बोले पागल हो गया हूं क्या? मैंने कहा अभी तो नहीं हुए हो, परंतु बंबई पहुंचते पहुंचते अगर यही हालत रही तो खुद भी पागल होगे, हमें भी पागल करोगे। तो आप लोगों को बहुत से लोग मिल जाएंगे सीरियस रहने वाले। आचार्य कहता प्रसन्न मन, आप प्रसन्न रह सकते हैं। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको दुखी कर सके। परिस्थिति हमारे दुख का कारण नहीं हो सकती है। हमारे आदर्श राम है, रात को राम को कहा गया कि तुम्हें राजगद्दी मिलेगी, युवराज पद मिलेगा, और सवेरे उनसे कह दिया गया कि नहीं तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा, वो भी तपस्वी वेश में। राम को ना राजगद्दी का सुख है ना जंगल का दुख है। मेरे मित्रों, कोई परिस्थिति हमारे सुख दुख का कारण नहीं हो सकती। आचार्य कहता प्रसन्न मन, हर वक्त प्रसन्न रहता हो। आत्मेंद्रिय जिसकी इंद्रियां आत्म केंद्रित हो गई, शास्त्र कहता स्वस्थ इति अभिधीयते, उसको स्वस्थ कहते हैं। जो स्व में स्थित हो गया हो, जिसको फिजिकल कोई समस्या नहीं, जिसको मेंटल कोई नहीं है साहब,
हर परिस्थिति में जो अपने में स्थित हो सकता हो, अपने में स्थित इसलिए शब्द आया है क्योंकि स्वास्थ्य जिसको भी मिला अंदर से मिला, शक्ति जिसको भी मिलती है अंदर से मिलती है, आनंद जिसको भी मिलता अंदर से मिलता है मेरे मित्रों। आज कोरोना ही महामारी की तरफ फैली है। सभी जानते हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं है, सभी जानते हैं कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, पर फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। 70 से 80% ठीक होने की, रिकवर होने की इसकी रेशो है। तो जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो ठीक कैसे हो रहा है? क्या कभी सोचा? कारण केवल एक है कि आपके अंदर, सभी जानते हैं कारण केवल एक है कि आपके अंदर की अगर इम्यूनिटी लेवल, आपके अंदर की अगर प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है तो बीमारी अपने आप जाएगी। हाथ की हड्डी टूट जाती है, दुनिया में कोई भी दवाई हड्डी को जोड़ने वाली आज तक नहीं बनी। हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्लास्टर करता है, क्लैंप लगाता है, जोड़ सेट करता है हड्डी को। हड्डी जब भी जुड़ेगी अंदर से जुड़ेगी। अगर चमड़ी कट गई तो आज तक दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है कि इस चमड़ी को जोड़ सके। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक खाने की दवाई देता है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, एक लगाने की दवाई देता है जिसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक का पट्टी कर दी जाती है, एंटीबायोटिक खाने को दी जाती है। हीलिंग का काम होता है एंटीबायोटिक ना एंटीसेप्टिक करती है। हीलिंग जब भी होती है अंदर से होती है। हिप्पोक्रेट्स, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जन्मदाता, हिप्पोक्रेट्स से पूछा वो किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स कहते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन, अस्वाभाविक अवस्था का नाम रोग है। मेरे मित्रों खूब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, एबनॉर्मल कंडीशन रोग कहलाती है। हमारे मुंह की नॉर्मल कंडीशन है खाना और पानी को अंदर ले जाना, आवाज को बाहर निकालना। अगर मुंह आवाज की जगह खाना पानी बाहर निकालने लग जाए तो हम कहते हैं कि उल्टी हो गई। जानते हैं इसको उल्टी क्यों कहते हैं? अरे भाई, ऊपर से डाला और नीचे से निकले तो सीधी, और जहां से डाला वहीं से निकल पड़ी तो उल्टी। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूं कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो नाम अलग अलग दिए जाते हैं बीमारियों के, ये बीमारियों के नाम अलग अलग क्यों दिए जाते हैं, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करें। अस्वाभाविक अवस्था का नाम रोग है। हमारे नाक की स्वाभाविक अवस्था है ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, गैसेस का लेना, गैसेस का छोड़ना। अगर नाक कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कोई लिक्विड या सॉलिड छोड़ने लग जाए तो आप कहते हैं कि सर्दी और जुकाम हो गया। हमारी त्वचा बड़ी साफ सुथरी एक कलर की होनी चाहिए, कहीं काली हो गई, कहीं सफेद हो गई, कुछ फूल करके निकलने लग गया तो हम कहते हैं चर्म रोग हो गया। हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.4 होना चाहिए, ये बढ़कर के 99, 100 हो जाए तो हम कहते हैं कि बुखार आ गया। हमारा ब्लड प्रेशर 80, 120 होना चाहिए, ये बढ़कर के 170, 180 हो जाता, हम कहते हैं हाई बीपी हो गई। हमारी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, ये बढ़कर के 200, 250 हो जाए, हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गई। हमारा हाथ बहुत बढ़िया उठना चाहिए, इसको उठाने में तकलीफ हो रही है, हम कहते हैं आर्थराइटिस हो गई। याद रखिएगा मेरे मित्रों, स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम रोग है। जानते हो रोग क्यों आता है? अब दुनिया के जितने भी रोग देखेंगे, सारे रोगों में दो बातें कॉमन पाएंगे। कुछ रोगों में शरीर से कुछ निकल रहा होगा और कुछ रोगों में शरीर में कुछ रुक गया होगा। उल्टी है, दस्त है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, आप देखेंगे इसमें कुछ निकल रहा है। उल्टी में कुछ निकल रहा है, सर्दी में कुछ निकल रहा है, फोड़े फुंसी से कुछ निकल रहा है।
मेरे मित्रों, ये निकलने वाली चीज कोई अच्छी चीज नहीं है। उल्टी में जो निकला वो कोई बढ़िया माल नहीं निकला, सर्दी में जो निकला वो कोई बढ़िया माल नहीं निकला। कुछ रोगों में कुछ रुक जाता है। आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल रुक गया। अस्थमा हो गया, फेफड़े में कफ रुक गया। ज्वाइंट्स पेन है, यूरिक एसिड रुक गया। रुका हुआ यूरिक एसिड भी खराब है, रुका हुआ कोलेस्ट्रॉल भी खराब है, रुका हुआ कफ भी खराब है। आप दुनिया में जितने भी रोग देखेंगे उसमें एक बात कॉमन है, कुछ रोगों में कुछ निकल रहा, कुछ रोगों में कुछ रुक गया है। जो रुक गया वो भी गंदगी है और जो निकल रही है वो भी गंदगी है। अगर गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं होगा। रोग का केवल एक दुनिया में कारण है और वो कारण है गंदगी। आयुर्वेद शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है, आचार्य बड़ा स्पष्ट कहता है, सर्वे साम्य रोगाणाम निदानम कुपितामला। अगर दुनिया में रोग नाम की चीज है तो केवल एक कारण है और वह है मल का कुपित होना अर्थात गंदगी। अगर गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं होगा। छोटे से उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, परंतु इसको समझने से पहले हमें गंदगी को समझना होगा कि गंदगी किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा खोज हुई और तब मनीषियों ने कहा कि आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से जो भी चीज एक्सेस है, याद रखिएगा मेरे मित्रों, वो गंदगी होती है। 3 कटोरी दाल बनी, 2 कटोरी दाल खाई गई, 1 कटोरी दाल बच गई, फ्रिज में रखना भूल गए। दाल बहुत बढ़िया बनी थी, खाने वालों ने बड़ी तारीफ की थी, परंतु जो बची हुई दाल है अगले दिन याद रखिएगा ये सड़ जाएगी और पहचान होगी कि खाएंगे तो खट्टी लगेगी, सूंघेंगे तो बदबू आएगी। ये जो खट्टापन है इसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ये जो बदबू है इसको गैसेस कहते हैं। और आप किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाइए तो 80% रोगी जो मिलेंगे आपको इन्हीं 2 रोगों के मिलेंगे, या तो गैस्ट्रिक होगी या एसिडिटी। 80% रोगी जनरल फिजिशियन, किसी जनरल, एनी जनरल फिजिशियन। हमारे परिवारों में भी दिनचर्या में जो आने वाली बीमारियां हैं इसमें 80% बीमारियां गैसेज और एसिड्स की होती है। पहचान बड़ी सिंपल सी, अगर एड़ी से चोटी तक दर्द नाम की चीज है, सिर से पैर तक अगर दर्द नाम की कोई चीज है तो दुनिया में केवल एक कारण है और वो कारण है गैस। अगर गैस नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा, चाहे वो सिर दर्द है, चाहे पेट दर्द है, चाहे पैर दर्द है, चाहे कमर दर्द है। यहां तक कि अगर स्टोन पेन भी है, यहां तक कि अगर हार्ट अटैक का दर्द भी है तो याद रखिएगा गैसेस का दर्द होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हार्ट अटैक में दर्द होता है, तो हार्ट अटैक के कारण है। मैंने कई बार पूछा कि क्या साइलेंट हार्ट अटैक नहीं सुना है आपने कभी? हार्ट अटैक होना अलग चीज है, दर्द होना अलग चीज है। आप कहते हैं स्टोन पेन है, स्टोन का होना अलग चीज है, दर्द होना अलग चीज है। स्टोन बहुतों के शरीर में पड़ा होगा तो दर्द नहीं होगा। कभी आपको स्टोन हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको किडनी स्टोन है, आपको गॉलब्लैडर स्टोन है, दवाई ले आए, क्या स्टोन निकल गया? स्टोन नहीं निकला। हो सकता है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने दर्द न हो। पर चक्कर आ रहा, जी मिचला रहा, आपको क्या कह दे रहा? उल्टी और जलन। चक्कर आना, जी मिचलाना, आपको क्या कह दे रहा? उल्टी और जलन। याद रखना मेरे मित्रों, ये 5 लक्षण एसिडिटी के हैं। अगर चक्कर आ रहा, जी मिचला रहा है, आंखों क्या कह दे रहा? छा रहा, उल्टी हो रही, कहीं भी जलन, सिर से पैर तक कहीं भी अगर जलन है, ये 5 लक्षण एसिडिटी। और कारण केवल एक है, मैंने कहा कि जब चीज सड़ती है तो उसमें गैस और एसिड फॉर्म। सड़ती तब है जब एक्सेस हो। एक्सेस होने का भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया, हमें बचपन से सिखाया गया कि फूड एनर्जी देता है।
भोजन शक्ति देता है। हम जब खा सकते थे तब खाया और जितना खा सकते थे उतना खाया। हमने कभी भोजन के रोल को समझा ही नहीं कि भोजन क्या करता है। मूल में भूल हो। सबने एक बात कह दी कि भोजन ताकत देता है। हमारी माँ ने भी कहा कि बेटा भोजन ताकत देता है, पास्टर ने भी कहा भोजन ताकत देता है, डॉक्टर ने भी कहा कि भोजन ताकत देता है। धैर्य के साथ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि जो विषय मैं जानता हूं, जो मैं आज बताने आपके सामने आया हूं, मैं जानता हूं इतना साधारण बात नहीं। सभी कहते हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर है, रोग तो रहेगा ही रहेगा, परंतु हम दावा करते हैं कि अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुन सके और मेरी बात को आज समझ सके, मैं प्रश्नोत्तर के लिए भी रहूंगा। कल मैं फिर चर्चा आपसे एक बार करूंगा आगे के विषय में। अगर आज कुछ विषय रह गया, कल मैं फिर चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि न केवल शरीर बल्कि मन और बुद्धि की भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मूल में भूल हो गई कि हमें गलत पढ़ा दिया। न केवल माँ ने गलत पढ़ाया था, बल्कि मास्टर और डॉक्टर ने भी पढ़ाया था गलत, क्योंकि मूल में भूल हुई थी। क्योंकि डॉक्टर और मास्टर इन दोनों की पहली गुरु माँ होती है, और पहली गुरु ने जो पढ़ा दिया कि बेटा भोजन ताकत देता है, तो सारी रिसर्च हमारी जो थी वो इसी पर आधारित हो गई कि भोजन ताकत देता है, कौन सी चीज कैसे ताकत देती है। हमने कभी इस विषय को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने उपनिषदों को उठाया, वेदों को उठाया पढ़ने के लिए। आप में से जो वेदों के ज्ञाता होंगे, संस्कृत के ज्ञाता होंगे, वेदों में ऐसा आया कि अन्नम अशितम त्रेधा विद्यते। छांदोग्योपनिषद में ऋचा है, आचार्य लिखता है कि अन्नम अशितम त्रेधा विद्यते, जो हम खाना खाते हैं ये 3 काम करता है। यो उत्तम तत्मना, इसका जो उत्तम भाग है उससे मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यो मध्यमस तत्मांसम, इसके मध्यम भाग से मांस बनता है, बॉडी बिल्ड होती है। यो अधमस तत्विष्ट, इसके निकृष्ट भाग से मल बनता है। भोजन 3 चीजें बनाता है। भोजन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है। आप चाहेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़े डॉक्टर की पुस्तक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंद्रदीप सिंह। इनकी किताब है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। ये किताब है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी चीफ मेडिकल ऑफिसर है। 95 साल तो होकर के इन्होंने 3 साल पहले बनारस में शरीर पूरा किया है। इस किताब में आप पढ़ेंगे तो इस किताब के पेज नंबर 18 पर ये लिखते हैं इस मंत्र को। मैं जो भी बात कहूंगा विज्ञान सम्मत कहूंगा, शास्त्र सम्मत कहूंगा मेरे मित्र। प्रैक्टिकल बात कहूंगा, कोई हवा में बात नहीं कहूंगा। और ये दावा है कि मेरी बात को आप अगर समझ सके तो बीमार होना और बीमार होकर के ठीक होना तो बहुत छोटी बात है मेरे मित्रों। बीमारियों की संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है इससे। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी बीमारी लाइलाज है, जाने वाली नहीं है, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का दिन आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला दिन होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भय है। तो आज रोग का भय है। आदमी त्रस्त है, ये खाओ वो मत खाओ, ऐसे रहो ऐसे मत करो, ऐसे पानी पियो ऐसे मत पानी पियो, ऐसे चलो ऐसे मत चलो, ऐसे सो ऐसे मत सो। दवाइयों की बात छोड़ दीजिए, आदमी कंफ्यूज है कि क्या करे। परंतु मूल में जो खास बात मैं निवेदन कर रहा था कि मूल में भूल हो गई कि हमने भोजन को नहीं समझा। भोजन 3 काम करता है। इसका उत्तम भाग से मन बनता है, मध्यम भाग से बॉडी बिल्ड होती है, और अधम भाग इसका जो निकृष्ट भाग है उससे मल बनता है। और याद रखिएगा, दुनिया में जो भी चीज जिससे बनती है, दुनिया में जो भी चीज एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिससे बनती हो उससे चलती हो।
बनाने वाली चीज हमेशा अलग होती है, चलाने वाली चीज हमेशा अलग होती है। बाहर गाड़ी खड़ी है, मैं गाड़ी से आया, ये गाड़ी बनी मेटल से है, चलती डीजल और पेट्रोल से। ये पंखा बना मेटल से है, चलता इलेक्ट्रिसिटी से। ये लैपटॉप बना मेटल से है, चल बिजली से रहा है। दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं जिससे बनती हो उससे चलती हो। बनाने वाली चीज हमेशा अलग होती है, चलाने वाली चीज हमेशा अलग। रामायण में ऐसा लिखा है, प्रभु श्री राम तारा को कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित ये अधम शरीर। अधम माने स्थूल शरीर, रचित, रचित माने मैन्युफैक्चर्ड है, चलित नहीं, इससे चलता नहीं। जो भी चीज जिससे बनती है उससे चलती नहीं। बनाने वाली चीज अलग, चलाने वाली चीज अलग। हमारे शरीर में भी दो काम होते हैं, एक हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है और एक एनर्जी मटेरियल है। हमारे शरीर का जो निर्माण है ये भोजन से होता है, परंतु याद रखना मेरे मित्रों, ये एनर्जाइज नहीं होता है। सुबह हम उठे थे, सबने सुबह नाश्ता किया था, दोपहर में सबने लंच लिया, अभी सब लोग रिफ्रेशमेंट लेंगे और रात को डिनर लेंगे। सुबह से लेकर के रात तक आपने 4 बार खाया। अगर एनर्जी फूड से आ रही होती तो रात को एनर्जी लेवल सबसे पीक पर होना चाहिए। रात को खाकर के सो जाएंगे, सुबह आप 6 बजे तक कुछ भी नहीं मिलेगा। लगभग 10 घंटे आपने कुछ भी नहीं डाला। परंतु क्या मेरे मित्रों, एनर्जी लेवल सुबह ज्यादा होता है कि शाम को ज्यादा होता है? सवेरे आप शक्ति से संपन्न होंगे। अभी सब थक गए हैं, काफी लोग अभी भी क्लास में सो रहे हैं, थक गए। खाना तो आपको 4 बार मिल रहा है, हर 4 घंटे पे आपने खाया, फिर कैसे अगर एनर्जी आपको फूड से आ रही हो? एक थके हुए व्यक्ति से पूछा जाए कि आप काम करते करते थक गए, खाना चाहेंगे कि सोना? याद रखिएगा मेरे मित्रों, खाने में चॉइस हो सकती है, खाने में चॉइस हो सकती है कि हम खाएं कि ना खाएं, पर सोने में चॉइस नहीं है। मैंने पहले कहा कि क्लासरूम में भी सो जाएंगे अगर नींद आ रही है तो, थकान हो गई तो क्लासरूम में भी सो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर गोपाल बोलता रहे, क्योंकि नींद पर आपका अधिकार नहीं है। थके हैं तो आपको, क्योंकि शक्ति जिसको भी आती है, शक्ति जिसको भी आती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, याद रखिएगा मेरे मित्रों, शक्ति जिसको भी आती है वो अंदर से आती है, भोजन से शक्ति किसी को नहीं आती। जब हम अंदर जाएंगे अपने को भूल जाएंगे, और वो 2 अवस्थाएं होती, या तो गहरी नींद या ध्यान। गहरी नींद में हम अपने को भूलते हैं, ना हम साहब होते हैं, ना चपरासी होते हैं, ना हम दुकान में होते हैं, ना मकान में, ना ऑफिस में, ना घर में। सोता हुआ व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं और कहां हूं। यही ध्यान में अवस्था होती है, जब आदमी अपने को भूलता है। जब भूलता है तो शक्ति से भर दिया जाता है। अंतर केवल एक है। आप कहेंगे अगर ध्यान और नींद में एक ही बात है तो ध्यान की क्या जरूरत है? आने वाले सत्र में चर्चा करूंगा, पर फिलहाल एक बात केवल कह दूं कि ध्यान में स्पाइनल काइट ऐसे होती है और नींद में काइट ऐसे। जब रीढ़ की हड्डी इस अवस्था में होती है जो दुनिया के हर पशु और पक्षी की है, जब रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है तो हमारे 2 चक्र, मूलाधार और मणिपुर, 2 चक्र हमारे जागृत होते हैं। मूलाधार से स्वास्थ्य और मणिपुर से शक्ति आती है। इसलिए हर पशु और पक्षी जब सोता है तो शक्ति से भर दिया जाता है। परंतु याद रखिएगा, आनंद, ज्ञान और प्रेम सो करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए रीढ़ की हड्डी ऐसे। आज मैं इस विषय को नहीं उठाऊंगा। आज मैं आपके सामने पहला सुख निरोगी काया, कैसे शरीर को बढ़िया किया जाए,
ताकि हम तनाव प्रबंधन कर सकें, ताकि हम मन और बुद्धि को स्वस्थ कर सकें। मेरे मित्रों, जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं कि मूल में भूल हो गई, हमने समझा ही नहीं भोजन के रोल। हमने भोजन को शक्ति का स्रोत मान लिया, जब खा सकते थे तब खाया, जितना खा सकते थे उतना खाया, शरीर में आवश्यकता थी नहीं, भोजन एक्सेस हो गया। क्योंकि भोजन दो काम प्रमुख रूप से हमारे शरीर में कर रहा है। बच्चा है तो बच्चे के शरीर में बॉडी बिल्ड कर रहा है, बॉडी का निर्माण कर रहा है, जो कि मैक्सिमम 25 साल तक है। 25 साल के बाद किसी को एक सूत नहीं बढ़ना है। दूसरा, बच्चा जब दिन भर मेहनत करता है तो उसके शरीर में सेल टूटते हैं, जो सेल टूटते हैं तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करता है। तो 25 साल तक 2 बार अन्न में भोजन चाहिए, एक शरीर के निर्माण के लिए और एक शरीर की मरम्मत के लिए। 25 साल के बाद निर्माण बंद हो गया, केवल और केवल रिपेयर मेंटेनेंस रह गई। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बहुत थोड़ा चाहिए और टूट फूट के बाद चाहिए। ध्यान रखिएगा फिर से, 25 साल के बाद निर्माण बंद हो गया है, केवल रिपेयर मेंटेनेंस, टूट फूट हो रही, दिन भर हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे सेल टूट रहे हैं, इन सेल की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भोजन चाहिए। इसलिए 25 साल के बाद केवल एक समय का भोजन चाहिए, वो भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। 25 साल तक 2 बार का भोजन चाहिए। जो भी व्यक्ति 25 साल के बाद 2 बार अन्न में भोजन ले रहे हैं, याद रखिएगा, अब शरीर का निर्माण नहीं होना है तो फूड एक्सेस होगा। एक्सेस होगा तो क्या करेगा, इसको जानने के लिए मैंने फिर उपनिषद को उठाया तो बड़ी मजेदार कहानी मिली वहां पर। आचार्य बड़ी सुंदर एक कथा लिखता है। सीरियस होने की बात नहीं है, मैंने पहले कहा हंसी हंसी में स्वस्थ होना है। आप मुस्कुरा सकते हैं, आप आनंद के साथ स्वस्थ हो रहे हैं, कोई मैं सीरियस होने की बात नहीं कर रहा। आचार्य लिखता है एक कथा कि एक बार खाना भगवान के यहाँ चला गया। मैंने पहले कहा कि मैं कोई खाली कहानी नहीं, जो भी बात कहूंगा विज्ञान के सम्मत कहूंगा, शास्त्र सम्मत कहूंगा। खाना भगवान के यहाँ चला गया और खाने ने भगवान से पूछा कि प्रभु, धरती पर सब कोई खा रहा है, मैं किसको खाऊं? भगवान ने कहा एक काम कर, तू धरती पर जा, लोगों के खाने के लिए तुझे बनाया है। खाना बोला प्रभु, लोग मुझे खाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं किसको खाऊं? भगवान ने कहा कि पहले कह दिया कि तुझे खाएंगे लोग, लोगों के खाने के लिए तुझे बनाया। खाना बोला कि सर, शेर कुत्ते को खाता है तो कुत्ता बिल्ली को खाती है, बिल्ली चूहे को खाती है तो चूहा भी बहुत कुछ धरती पर खाता है, सब खा रहे हैं, मैं किसको खाऊं? भगवान ने कहा काम कर, धरती पर जा और जो तुझे ज्यादा खाए तो उसको खा जा। उपनिषद में आचार्य ऋचा लिखता है कि अद्यते अति च भूतानि तस्मात् तदन्नम उच्यते। अद्यते माने खाया जाता है, अति माने खा डालता है, तस्मात् तदन्नम उच्यते, इसीलिए इसका नाम खाना रखा गया है। इसका नाम ही है खाना। अगर जरा सा चूक गए, याद रखना मेरे मित्रों, ये खाना आपको खा डालेगा। वैसे खाना आप खाएंगे, आपका शरीर खाने से बनेगा भी और खाने से आपके शरीर की रिपेयर मेंटेनेंस भी होगी। बहुत बढ़िया सुडौल शरीर हो सकता है, परंतु हम चूक गए और कहीं इस खाने को नहीं समझा तो याद रखिएगा खाना हमें खा डालेगा। कैसे खाएगा? मैंने आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर ये बॉडी में एक्सेस हो गया तो ये सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस और एसिड फॉर्म करेगा। बात यहीं तक होता तब भी कोई बात नहीं थी, शरीर उल्टी कर देता, दस्त कर देता, जुकाम खांसी बुखार पैदा कर देता। याद रखना ये कोई हम नहीं करते, ये अंदर से हीलिंग की प्रोसेस है। अगर आपके फेफड़े में कफ अधिक हो गया तो नेचर स्वाभाविक है इसको खांसी पैदा करके निकालेगी। अगर खाने में कुछ चला गया और आमाशय में सड़ गया, पॉइजन बन गया, नेचर इसको नॉर्मल ट्रैक से न निकाल करके उल्टा शॉर्ट रूट से निकालेगी, जिसको हम उल्टी कहते हैं।
उल्टी में आप देखेंगे बहुत बदबूदार सड़ा हुआ खाना निकलता है, कभी अच्छी चीज नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस आ गया है, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है, तो नेचर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी। आज कोरोना में भी तो यही होता है, जब आपकी बॉडी में कोरोना आता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है, 98.4 की जगह 99, 100, 102 कर देती है। क्यों? ताकि उस वायरस को जलाया जा सके। ये देखिए वायरस, ये जो बुखार आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, कोई दुश्मन नहीं है आपका, ये दुश्मन को खत्म करने के लिए प्रयास हो। आप कुत्ता पालते हैं घर में, जब कोई विजातीय, कोई चोर, कोई अनजाना व्यक्ति आ जाता है जो हमारे परिवार का नहीं होता है, तो कुत्ता भौंकता है। न केवल भौंकता है बल्कि वो प्रयास करता है कि इसको निकाला जाए। आप जग जाते हैं, कुत्ते का भौंकना कम हो जाता है। इसलिए नहीं, केवल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जग गए हैं। बुद्धिमानी है कि कुत्ते को भौंकने को क्यों भौंक रहा है इसको हम समझें, बजाय कि हम कुत्ते को मार करके डंडा और कुत्ते को चुप करा दें। ये बात तो ठीक नहीं है। हम सिम्टम का इलाज, अगर बुखार आया है हम बुखार को खत्म कर दें, ये ट्रीटमेंट नहीं है मेरे मित्रों। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका कारण है कि जो वायरस है इसको जलाना चाहती है नेचर, इसको जला के खत्म करना चाहती है। इस वायरस के कारण जो हमारे अंदर कफ बढ़ गया है, कफ जो ड्राई होने लग गया है, जैसा कि सभी जानते हैं कि कफ ड्राई होता है, पहले गले में होता है, फिर फेफड़े में होता है। तो जब कफ ड्राई हो रहा है, इसको पिघला करके, क्योंकि हीट करके बॉडी इसको निकालना चाहती है, खत्म करना चाहती है। बजाय हम मदद करने के हम इसको सैप्रेस करें, ये तो ठीक नहीं है। परंतु हमें बचपन से एक गलत बात फिर पढ़ा दी गई कि दवाई तंदुरुस्ती देती है। हम भागे भागे डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने दवाई दी। इसका नाम ही है दवाई, ये दबाने का काम करती है। याद रखिएगा, हर एक चीज का हर जगह अलग नाम होगा। हमारे यूपी में इसको दवाई कहते हैं, तो राजस्थानी भी इसको दवाई कहता है, पंजाबी भी दवाई कहता है, मराठी में भी इसको जनरल भाषा में दवाई कह देते, गुजराती भी इसको दवाई कह देता है। बाकी सब चीजों के नाम अलग अलग, पर दवाई हर जगह दवाई, क्योंकि सेप्रेस किया जाता है। जो गैस और एसिड, जो कचरा अंदर हो गया था, नेचर उसको उल्टी, दस्त, जुकाम, खांसी, बुखार से निकालना चाहती है। जो बुखार होता है, देखिए ना, आपकी श्वास कितनी दुर्गंध वाली हो जाती है। आप देखिए आपके मुंह का स्वाद कितना खराब हो जाता है। आप देखिए आपकी बॉडी की स्मेल कितनी खराब हो जाती है। उस समय जो लैट्रिन और बाथरूम आती है कितनी बदबूदार होती है। ये कोई रोग के कारण नहीं, रोग में जो एक नेचर प्रयास कर रही है, जो आत्मा प्रयास कर रही है, मुर्दों को रोग नहीं होता है, ये क्यों प्रयास होता है। हम समझें इस चीज को, हम नहीं समझते, हम दवाई ले आते थे, सेप्रेस कर देते हैं। आप उस कटोरी को जिसमें गैस और एसिड फॉर्म हो गई है, सेप्रेस दबा करके रख दीजिए। आप उसको 15-20 दिन बाद खोलेंगे तो देखेंगे उसमें कीड़े हो जाएंगे। हमारी बॉडी में भी यही होता है। जब बार बार गैस और एसिड को बचपन से दबाया जाता है, जब कफ को दबाया जाता है, तो हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया जन्य बीमारियां पैदा होती, कीटाणुजन्य बीमारियां पैदा होती। क्योंकि जब गंदगी उसको नहीं निकाल पाती है, तब वहां कीड़े का सृजन करती है, कीड़े की उत्पत्ति करती है। दुनिया में पहली बार दवाई बनाने वाला फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स कहता है, यू गिव मी फीवर आई क्योर ऑल डिजीज। बोला कि जो बुखार आया है ये कोई हमारा दुश्मन नहीं है। 17 साल बाद उसको ये बात समझ में है, जो कीड़ा भी पैदा हुआ है ये कोई दुश्मन नहीं है। अगर गंदगी होगी तो कीड़ा पैदा होगा, अगर गुड़ होगा तो मक्खी आएगी, गुड़ नहीं होगा तो मक्खी नहीं आएगी। हम मक्खी को मारने का प्रयास करें और गुड़ को खत्म ना करें तो मक्खी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। शरीर में अगर कूड़ा होगा तो कीड़ा आएगा, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस है। याद रखिएगा, अगर कीड़ा पैदा हुआ है तो कारण केवल एक था, वो था कूड़ा। कूड़े को खत्म करना, और कभी भी गंदगी की सफाई करनी है तो याद रखिएगा पहला काम होगा कि गंदगी को बनना रोकना होगा। अगर गंदगी का बनना नहीं रोकेंगे
तो गंदगी की सफाई नहीं की जा सकती है। इसीलिए आयुर्वेद में आचार्य लिखता है, आयुर्वेद में बड़ा सुंदर, आचार्य से पूछा गया कि अगर सभी रोगों का कारण एक है तो आचार्य सभी रोगों का इलाज क्या हो सकता है? आचार्य कहता है लंघनम परम औषध, अर्थात डालना बंद कर दिया। अगर घर की बहुत बढ़िया सफाई करनी है तो महिला को घर का खाना बनाना रोकना पड़ेगा। सभी को मालूम है कि होली दिवाली जब घर में बहुत सफाई होती है तो माताएं बहनें कहती हैं कि या तो खिचड़ी खा करके काम चलाओ, नहीं तो खाना बाहर से मंगाओ, क्योंकि खाना और सफाई दोनों एक साथ संभव नहीं है। आप डालते रहें और नेचर उसको पचा भी ले और आपके शरीर की सफाई भी कर दे, ये संभव नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आहारम पचति शिखि दोषान आहारवत्। जब हम खाना खाते हैं जीवनी शक्ति खाने को पचाती है, जब खाना नहीं खाते हैं तो जीवनी शक्ति शरीर की सफाई करती है। आइए मेरे मित्रों, हम समझने की कोशिश करते हैं। आज समय अधिक नहीं है, धीरे धीरे समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी आहारचर्या होनी चाहिए, क्या हम प्रकृति की मदद कर सकते हैं। तो पहले तो हम रोगों को समझने की, जो रोग आया है उसका प्रमुख कारण शरीर में विजातीय द्रव्य का संचय है, और उसका प्रमुख कारण है हमारे दिमाग की पहली कि हमने भोजन में शक्ति मानी, हम भोजन के रोल को नहीं समझे। मेरे मित्रों, आज मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कहूंगा आपसे, केवल एक बात निवेदन करूंगा कि आप सृष्टि में भगवान के द्वारा बनाए हुए यूनिक, आप जैसा धरती पर पहले कोई नहीं हुआ था और आप जैसा दोबारा धरती पर कोई नहीं होगा। सबके आधार कार्ड बने हैं, सभी जानते हैं कि यूआईडी बनी है। आपकी जैसी आंखें, आपके जैसे इंप्रेशंस किसी के नहीं होंगे। इसका मतलब आपकी जो रचना की गई है, कोई धरती पर ऐसे ही भेज दिया गया। परमात्मा ने आपकी जो रचना की है, आप परमात्मा की यूनिक कृति है, इस बात को खूब अच्छी तरह से समझ। परमात्मा ने आपको स्वस्थ रखने के लिए न केवल आपके शरीर में व्यवस्थाएं दी हैं, बल्कि इस धरती में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शरीर का निर्माण भोजन से है, मरम्मत भी भोजन से है। परमात्मा ने खाने के लिए मनुष्य को केवल 3 चीजें बनाई। आज स्टार्च, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट की फिलॉसफी को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ रहे हैं। अगर कल समय मिला तो कल हम इस विषय को फिर से उठाएंगे। मैं इसलिए भी इस स्टार्च, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की फिलॉसफी को छोड़ रहा हूं कि पीछे अभी मैं नागपुर में शिविर में था, वहां एक मेडिकल कॉलेज में मेरा लेक्चर था। मैंने वहां के 150 प्रोफेसर करीब बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए। डॉक्टरों ने कहा कि एक नॉर्मल व्यक्ति को 1400 से 1600 कैलोरी चाहिए। मैंने पूछा एक बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने वाले कुली और मजदूर को कितनी कैलोरी चाहिए। बोले 2400 से 2600 कैलोरी चाहिए। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि एक बैल जो किसान से 4 से 5 गुना ज्यादा मेहनत तो कम से कम करता ही है, इसके मुताबिक बैल को 10,000 कैलोरी चाहिए। एक मजदूर को अगर काजू, बादाम और दूध चाहिए 2600 कैलोरी के लिए, दालें चाहिए, तो स्वाभाविक है मेरे मित्रों कि आप कल्पना कर सकते हैं कि बैल को कैलोरी के लिए क्या काजू और बादाम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर किसान को दाल से मिलेगी, मजदूर को दाल से मिलेगी, तो उसको तो 10,000 कैलोरी चाहिए। फिर मैंने
डॉक्टरों से पूछा कि आखिर बैल को हम क्या खाने को देते हैं। सभी जानते हैं कि बैल जो है घास खाता है, और घास खाकर के अगर इतनी मेहनत कर सकता है, वो अपनी कैलोरी को इतना ज्यादा प्राप्त कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि इसका दो मतलब हुआ, या तो इंसान को इतनी कैलोरी चाहिए नहीं, या जो हमने घास की कैलोरी वैल्यू निकाली, जो सब्जियों और फलों की कैलोरी वैल्यू निकाली, उसको समझने में कहीं हमसे गलती हो। खाली यही नहीं, दुनिया में जो सबसे हेल्दी जानवर माना जाता है, खासकर हमारे भारत में जो सबसे हेल्दी जानवर होता है वो हाथी होता है, सभी जानते हैं। और हाथी कोई दूध नहीं पीता, कोई काजू और बादाम नहीं खाता है। अगर आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं साहब हमें तो नहीं खाएंगे तो कैसे शरीर चलेगा, ये तो जरूरी है साहब, महंगी चीजें, तो दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। दुनिया में जो पावर नापी जाती है, जो ताकत नापी जाती है, सभी जानते हैं HP हॉर्स पावर। और कहावत है कि घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या। आइए मेरे मित्रों, हम समझने की कोशिश करते हैं। भगवान ने 3 चीजें खाने के लिए बनाई। रामायण में लिखा, कर रही आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। 3 चीजें बनी है, एक है शाक, एक है फल और एक है कंद। शाक माने लीव्स, पत्तियां। किसी भी पेड़ में देखिए पहले पत्ती चीज है। दूसरा है फल, फल मतलब जो जमीन के ऊपर पैदा होता है, और कंद मतलब जो जमीन के नीचे पैदा होता है। चौथी चीज खाने के लिए नहीं बनी है। 3 ही चीज, जितनी भी चीजें आएंगी इन 3 चीजों में सभी चीजें आ जाती हैं। इसमें भी पहली चीज है पत्तियां। ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। प्रायः हमारे खाने से आज पत्तियां गायब हो गई हैं। हम सब कुछ खाते हैं पर पत्तियां हमारे भोजन से गायब हो गई। जबकि अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो हमारे यहाँ प्रथम पूज्य गणपत जी महाराज बिना दूर्वा के भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते, और सावन महीना चल रहा है, शिव जी पत्तियां ही पत्तियां खाते हैं। पूरे सावन महीने पत्तियां खाते हैं। आपने गणपत जी महाराज की कोई बुढ़ापे की फोटो नहीं देखी होगी। पूजा करते करते हम बूढ़े हो गए, गणपत जी आज तक बूढ़े नहीं हुए। कोई ठाकुर जी की, कोई शिव जी की बुढ़ापे की फोटो नहीं देखी होगी। अगर देखी हो तो प्रयास करिएगा, बताइएगा। जो मैं आहार प्रणाली आपको देने जा रहा हूं मेरे मित्र, आपने पूरी भागवत सुनी होगी, कृष्ण लीला सुनी होगी। हमारे यहाँ रास लीला और कृष्ण लीला की चर्चा आती है। इसमें चोरी की लीला होती है, लड़ाई झगड़े की लीला होती है, कालिया दह की लीला होती है, पूतना बध की लीला होती है। परंतु मेरे मित्रों, यहाँ कहीं भी डॉक्टर की लीला पूरी कृष्ण लीला में, पूरी रास लीला में नहीं देखेंगे आप। रामलीला सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में रामलीला हर शहर में होती है साहब। पर बड़ी मजे की बात है कि पूरी रामलीला में आप अगर डॉक्टर वाला खेल देखेंगे तो केवल और केवल लड़ाई के मैदान में सुषेण वैद्य की चर्चा आई है, जब लक्ष्मण को संजीवनी लगी थी, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाए थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद रखिएगा, वो बीमारी नहीं थी, वो एक्सीडेंटल केस था। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, डॉक्टर और दवाई गलत चीज है, ये मैं नहीं कहता हूं। परंतु अगर इस डाइट प्लान को आप समझ सकें तो दावा है कि आपके जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी। हाँ, एक्सीडेंटल केस भी होंगे, वो भी बहुत आसानी से कैसे ठीक हो सकते हैं इसकी भी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, उसमें भी पत्तियां ही प्रयोग की गई। छोटे से चेंज करके आप एक्सीडेंटल केस को भी, शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। फिर भी जरूरत हो तो सर्जरी कोई बुरी चीज नहीं है, डॉक्टर के पास जाना कोई बुरी चीज नहीं है। परंतु आपके शरीर में, परिवार में बीमारियों की संभावना खत्म, और आप देखेंगे मैंने जैसा कि निवेदन किया, पहली चीज है पत्तियां।
अगर इसका थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट विश्लेषण कर दूं तो पत्तियों में एक बहुत खास तत्व पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वह तत्व है जब तक आपके शरीर में पड़ा है तब तक इंफेक्शनेबल डिजीज नहीं होगी। आप जो क्लोरोफिल है ये किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने में समर्थ है। स्वाइन फ्लू सोरा से, व्हाइट फ्लू मुर्गियों से और प्लेग की बीमारी चूहों से। और जैसा कि कहा जा रहा है ये कोरोना चमगादड़ से आया। मेरे साथियों ये वो हैं जो पत्तियों का प्रयोग नहीं करते। पर क्या आपने कभी काउ फ्लू सुना, कभी बफेलो फ्लू सुना, कभी गॉट फ्लू सुना? कोई बकरी से रोग होता हो, कोई गाय से रोग होता हो, कोई भैंस से रोग होता हो। जो जानवर पत्तियां खाते हैं उनसे संक्रमण नहीं होता है। क्लोरोफिल से जो सेल तैयार होते हैं हम लोगों ने बहुत प्रयोग किए हैं। HIV संक्रमित रोगियों पर प्रयोग किए हैं, ब्लड कैंसर के रोगियों पर बहुत प्रयोग किए हैं हम लोगों ने मिलकर। अगर कुछ पत्तियों को अपने भोजन में शामिल करें, पत्तियों में न केवल प्रतिरोधक क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता, आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने की क्षमता होती है। आज भी जो जानवर पत्तियां खा रहे हैं देखिए इनमें कोरोना का कहीं कोई प्रभाव नहीं। न केवल ये संक्रमण को रोकती है बल्कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे हेल्दी जानवर हाथी पत्तियां खा रहा है, बैल पत्तियां खा रहा है, घोड़ा पत्तियां खा रहा है। हमारे पास बहुत से केस आते हैं, डॉक्टर्स भी आज कह देते हैं कि साहब कैल्शियम के लिए तो दूध का पीना बहुत जरूरी है, दूध नहीं मिलेगा तो कैल्शियम कहां से मिलेगा। मैंने इसको जानने की कोशिश की, तब पाया कि मां के दूध में 80 कैल्शियम, गाय के दूध में 160 और भैंस के दूध में 210 कैल्शियम। पर मेरे मित्रों जब पत्तियों को मैंने जानने की कोशिश की तब पाया कि साहब शलजम की पत्ती में 800 कैल्शियम, इमली की पत्ती में 1400 कैल्शियम, सहजन की पत्ती में 1500 कैल्शियम, जीरे में 1600, अजवाइन में 1700 और डॉक्टर छावड़ा की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सरसों की पत्ती में 3095 कैल्शियम। हमारे 3 प्रांत दूध बहुत पीते हैं। एक राजस्थान दूध बहुत पीता है, सब सारा दूध को जला जला करके मेवे की मावे की मिठाइयां बनाता है। एक हमारा गुजरात दूध बहुत पीता है, दूध को जमा करके श्रीखंड, लस्सी और छाछ बनाता है। और एक हमारा बंगाल दूध बहुत पीता है, सारा दूध को फाड़ करके छेने की मिठाइयां बनाता है, रसगुल्ला बनाता है। पर बड़ी मजे की बात है कि इन तीनों प्रांतों में पहलवान नहीं होते हैं। पहलवान जो होता है हरियाणा और पंजाब का, आप में से जो हरियाणा पंजाब की तरफ अगर कभी गए हो तो हरियाणा और पंजाब का। और कहावत है पंजाबी खाने की कि मक्के की रोटी और सरसों का साग। अगर किसी जाट के घर में चले जाएं तो बिना साग के वहां खाना नहीं बनता। कहीं मूली का साग, कहीं बथुए का साग, कहीं सरसों का साग, कहीं चौलाई का साग। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे मित्रों, फिर से समझने की कोशिश करो कि महत्वपूर्ण तत्व है पत्तियां। कुछ पत्तियों को शामिल कीजिए और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होगा। कुछ मत करिए, केवल जो 4-6 तरह की पत्तियां आपको मिलती हैं, जो भी 4-6 तरह की पत्तियां, धनिया, पुदीना, पालक, तुलसी, बेल, सभी जानते हैं घरों में होता नहीं होता। आम की पत्ती, जामुन की पत्ती, इमली की पत्ती, अमरूद की पत्ती, जो फल आप खाते हैं उस किसी चीज की पत्ती मिल जाए। खासकर इसमें भी अगर किसी को कैंसर की संभावना है तो शीशम की पत्ती जरूर ले लीजिएगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो शरीफे की पत्ती, जिसको राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र में सीताफल कह देते हैं, कस्टर्ड एप्पल, इसकी पत्ती। अगर किसी को बीपी हाई हो रहा है तो कढ़ी पत्ता, मीठी नींबू। अगर किसी को आयरन की कमी है तो सभी जानते हैं पालक में आयरन बहुत पाया जाता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो रही तो सभी जानते हैं कि पपीते की पत्ती में प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर किसी के इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए दूब घास, जो गणपत जी पे चढ़ती है,
गणेश जी पे चढ़ती है। अगर किसी को लीवर की समस्या आ रही है तो मूली की पत्ती कमाल की पत्ती है। थायराइड है अगर किसी को तो उसके लिए हर श्रृंगार की पत्ती, पारिजात की पत्ती बहुत बढ़िया पत्ती है। अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो शिव जी पर चढ़ने वाली बेलपत्री गजब की पत्ती है। अगर हमारी तरह किसी के बाल झड़ने लग गए हैं, आंखों पे जिनके चश्मे आ गए हैं, उसके लिए धनिये की पत्ती बहुत बढ़िया चीज है। बाकी जो मिल जाए 4-6 तरह की पत्तियां, एक 40-50 ग्राम पत्ती ले लीजिए, धोइए, काटिए, मिक्सी में डालिए और पानी डाल करके इसको चला लीजिए और इसका जूस बना लीजिए छान करके। अगर आपको फ्लेवर बदलना है तो कभी इसमें लौकी डाल दीजिए, कभी इसमें कद्दू डाल लीजिए, कभी टमाटर, कभी सेब, कभी अंगूर, एक 100-200 ग्राम कोई फल डाल करके, और बढ़िया इसको थिक भी हो जाएगा और फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। और स्वादिष्ट चाहते हैं तो इसमें हल्का काला नमक मिला लीजिए, नींबू मिला लीजिए, आंवला मिला लीजिए। खट्टा मीठा करना चाहें तो थोड़ा इसमें शहद मिला दीजिए। शहद योग वायु होता है, जिसमें मिला दिया तो उसके गुणों को बढ़ा देता है। अगर ये एक कप भी बच्चों को मिल गया, अगर बड़ों पे एक गिलास भी मिल गया, जो सस्ता का सस्ता है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, पेड़ हर जगह मिल जाते हैं साहब। हम लोगों के कम से कम यूपी में तो हर जगह पेड़ मिलते हैं। आप देखेंगे आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़िया होगा, आपकी डिफिशियंसी ऑफ फूड, बॉडी में डिफिशियंसी खत्म होगी, शरीर का इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़िया आपका हो जाए। हाँ, अगर क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो गई तो एक बात हो सकती है कि थोड़ा ये विरेचन कर दे, पेट साफ कर दे, क्योंकि वायु तत्व है। हालांकि उसमें भी कचरा निकलेगा, कोई खजाना नहीं निकलेगा, इसीलिए 1-2 बार अगर दस्त हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा पानी डाल करके इसको डाइल्यूट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत थिक क्लोरोफिल बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, इसको आग पर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि गणपत जी की दूर्वा, गणपत जी आग पर नहीं चढ़ा करके उबाल के नहीं खाते। ठाकुर जी बेलपत्ती, ठाकुर जी तुलसी को आग पर नहीं चढ़ाई जाती। गणपत जी की, सॉरी, शिव जी की बेलपत्री आग पर नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि आग पर चढ़ने के बाद क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। न केवल क्लोरोफिल, बल्कि इसमें आयोडीन आदि तत्व जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जो आज थायराइड हर तीसरे महिला को हो रही है, ये भी पत्तियों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगर आग पर चढ़ाएंगे तो ये आयोडीन भी नष्ट हो जाएगा। सभी जानते हैं कि आयोडीन वाष्पीकरण से नष्ट हो जाता है। मेरे मित्रों, एक जमाना था कि कहा जाता था कि खाने में और कुछ हो चाहे न हो, बोले रोटी और चटनी। मैंने इसको भी जानने की कोशिश की, तब पाया कि चटनी में मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाएंगे, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा था मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट मिल गए तो और कुछ क्या चाहिए। पर आज हमारे परिवारों से भी चटनी गायब हो गई, चटनी की जगह सॉस आ गई, शायद उसको सॉस कह देते हैं। ये टमाटो सॉस आग पर चढ़ने के बाद बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि टमाटर वैसे तो अल्कलाइन है, दूध वैसे तो अल्कलाइन है, परंतु आग पर चढ़ने के बाद ये दोनों चीजें एसिडिक हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पूजा में भी देखेंगे कि दूध जो है वो आग पर चढ़ा हुआ यूज नहीं होता है। खैर, आज मैं दूध के विषय में चर्चा नहीं करूंगा, समय ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसी पत्ती की दोपहर में चटनी बनवा लीजिए और इसके साथ कुछ फल और कुछ कंद। फल मतलब जो जमीन के ऊपर पैदा हो रहा, कंद मतलब जो जमीन के नीचे पैदा हो रहा। गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी आदि लीजिए, बढ़िया सलाद बनाइए। आज लोग कह देते हैं कि शाकाहारी व्यक्तियों में साहब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। तब मेरे मित्रों, मैं निवेदन करूं, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है एडोल्फ जस्ट, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से सभी जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ता है। विटामिन एडोल्फ जस्ट अपनी किताब रिटर्न टू नेचर में लिखता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी दूर दूर तक जाता है, लौट करके अपने घोंसले में आता है, उसको बीप नहीं देनी पड़ती तेरा घोंसला कहां है, उसका माइंड संतुलन बुढ़ापे तक काम रहता है। कभी पक्षी आपस में टकराता नहीं है, उसका बॉडी संतुलन बहुत बढ़िया रहता है।
यहाँ तो 40-50 पार करते करते लोगों का बॉडी संतुलन बिगड़ने लग जाता है साहब, पैर कहाँ के कहाँ पड़ने लग जाते हैं। माइंड संतुलन की बात करें तो हमारे परिवार में महिलाएं सामान लाती हैं रख करके, और जब दूसरे तीसरे दिन जरूरत पड़ती है तो पूरा घर ढूंढा जाता है कि सामान रख कहाँ दिया है। अगर ये B12 बढ़िया, ये डॉक्टर पूछता है, ये डॉक्टर कहता है कि पक्षी खाते क्या है पक्षी, तब सबने देखा होगा दूर दूर तक जाते हैं, खेतों में उतरते हैं और दाने चुन करके खा लेते हैं, फलों पर बैठते हैं, फल नोच करके फेंक देते हैं, फलों के दाने खा जाते हैं। वो डॉक्टर कहता है अपने भोजन में कुछ सीड्स का, कुछ बीजों का प्रयोग जरूर करिए। पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग चना है, मूंग है, मूंगफली आदि भिगा दिया करते थे और नाश्ते में खाने को मिला करता था। सब बॉडी और माइंड संतुलन बहुत बढ़िया होता था। कोई बात नहीं, इस परंपरा को फिर से कर सकते हैं। कुछ चने, मूंग, मूंगफली, कोई काजू बादाम नहीं चाहिए, सीड्स जो बीज हैं ये स्प्राउट होने के बाद, इनमें B12 बहुत बढ़िया क्वालिटी का, स्प्राउट होने के बाद विटामिन सी, विटामिन ए इसमें विशेष रूप से बढ़ जाता है, विटामिन ई विशेष रूप से बढ़ जाता है। सभी जानते हैं बालों और आंखों के लिए बहुत बढ़िया चीज। प्रोटीन सभी जानते हैं कि बढ़िया बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, और दालों में भी इतना बढ़िया प्रोटीन क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन, खासकर इसको जब स्प्राउट करते हैं, भिगो देते हैं, तो इसमें पाया जाने वाला यूरिक एसिड जो खतरनाक तत्व है ये पानी में निकल जाता है, तो ज्वाइंट्स पेन करने वाला नहीं होगा। कुछ अंकुरित अनाज लीजिए, उसी में टमाटर, खीरा, मूली, प्याज, धनिया आदि डाल करके बढ़िया सलाद, भेलपुरी तैयार कीजिए जिंदा। इसके साथ चटनी और इसके साथ एक स्वीट डिश, कोई भी फल, चाहे आम रख लीजिए, चाहे पपीता रख लीजिए, चाहे केला रख लीजिए, खूब बढ़िया प्यार से खाइए। क्वांटिटी आपके हाथ में, मैं मना नहीं कर रहा, भरपेट खाइए। रात को जो चाहे सो खाइए, खाने को मना कुछ भी नहीं है, हम कोई परहेज नहीं बता रहे। हाँ, दिन में जो खाइए उसमें 3 बातों का ध्यान रखिएगा। 3 चीजें खाने के लिए मैंने कहा, एक शाक, एक फल, एक कंद, 3 बातों का ध्यान रखिएगा। सीजनल खाइएगा, रीजनल खाइएगा और ओरिजिनल खाइएगा। सीजनल अर्थात जिस ऋतु में जो चीज पैदा हो। अभी तक गर्मी पड़ रही थी, खूब पसीना निकल रहा था, हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। आप देखिए प्रकृति में खीरा बना दिया, तरबूज बना दिया, खरबूजा बना दिया, आम बना दिया, टमाटर बना दिया, सब पानी वाली चीज है। बरसात के बाद जाड़ा आएगा, जाड़े में हम लोग धूप में जाते हैं। जब धूप में जाते हैं, सूरज की किरण जब हमारे बॉडी पर पड़ती है, ये फैट पर पड़ती है, तो ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। और जितना बॉडी में विटामिन डी होगा, सभी जानते हैं मिनरल्स का चूषण बॉडी आसानी से करेगी। अगर किसी की बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ फूड आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी मिलेगी। जितना विटामिन डी बढ़ जाएगा, मिनरल्स का चूषण आसानी से हो जाएगा। तब प्रकृति ने मिनरल वाली चीजें, पालक बना दिया, धनिया, मेथी, गाजर, चुकंदर, सब मिनरल वाली चीजें। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि सीजनल खाइए। दूसरी बात, रीजनल खाइए। रीजनल जो स्थानीय चीजें पैदा होती। पीछे मैं शिमला यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए था, जहां तक नजर सेब और सेब के जंगल हिमाचल। लौट करके नागपुर लेक्चर के लिए गया, एक सेब का पेड़ नहीं सब संतरा। मैं विचार करने लगा, वहां सेब यहाँ संतरा, मतलब क्या? तब मालूम पड़ा वहां जाड़ा पड़ रहा था तो आयरन वाली चीज, यहाँ गर्मी पड़ रही है तो विटामिन सी, पानी वाली चीज। आप कहेंगे साहब इसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज सीजनल है और रीजनल है। तब मैं एक पहचान बताता हूं मेरे मित्रों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी पहचान। जब शक पैदा हो कि ये सीजनल चीज और रीजनल चीज कौन सी है यहाँ की, तो आप बाजार चले जाइए और बाजार में देखिए कि सबसे सस्ता क्या है। जो सब में सस्ता, याद रखिएगा, वही चीज सीजनल है और वही रीजनल है। अब आज आम है, सीजनल और रीजनल है, सबसे सस्ता फलों में है सब। आज पपीता इससे महंगा है, खीरा इससे महंगा है सब। अच्छा, सस्ती चीजें आपके भोजन में शामिल जरूर होनी चाहिए। और हमारे बुजुर्गों ने एक बात और कहा था कि बेटा, दिन में कच्चा, रात को पक्का। मैं दोनों समय के लिए नहीं कह रहा हूं। हालांकि अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसको डॉक्टरों ने ला इलाज कह दिया है कि अब ये बीमारी नहीं जाने वाली है, अगर किसी को पैरालाइसिस हो गया, केवल 21 दिन प्रयोग करके देखो। अगर किसी को श्वेत कुष्ठ आदि हो गया तो हो सकता है 4 से 6 महीने लग जाए।
किसी को कैंसर है तो हो सकता है 4 से 6 महीने लग जाए। 6 महीने में ऐसा चिकित्सा विज्ञान में लिखा है कि असाध्य से असाध्य बीमारी खत्म हो सकती है, परंतु 21 दिन खाली प्रयोग करके देखा जा सकता है। सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जैसा नेचर दे रही, अनकुक्ड, आग पर चढ़ा हुआ। परंतु ऐसी कोई बीमारी अगर नहीं है, जिनकी बीपी हाई हो रहा है, जिनकी शुगर हो रही है बहुत ज्यादा, आप लोग प्रयोग करके खाली 21 दिन देखिए क्या होता है। अगर आपको ऐसी असाध्य बीमारी नहीं, तो ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा, दिन में कच्चा रात को पक्का। कच्चे का मतलब हमने दाल भात रोटी सब्जी, और पक्के का मतलब पूरी पराठा कर दिया। जबकि सत्यता का कच्चे का मतलब जैसा प्रकृति दे रही है, और पक्के का मतलब जैसा पत्नी दे रही है। दिन में प्रकृति का दिया हुआ, रात को पत्नी का दिया हुआ। बस रात को पत्नी के दिए हुए 2 बातों का ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी में 80% अल्कलाइन और 20% एसिड्स है। जितनी सब्जियां हैं सब अल्कलाइन, जितना अनाज है ये सब एसिडिक है। तो अनाज की मात्रा 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ परिवारों में दाल में भी सब्जी डालने का विधान है, चावल में भी सब्जी, कहीं बिरयानी बनाई जाती है, कहीं पुलाव बनाया जाता है, कहीं खिचड़ी, सब्जी डालने का विधान है। आटे में भी सब्जी लगाने का विधान था। ये जो अलग अलग तरह के पराठे बनाए जाते हैं, ये भी सब्जी डालने का विधान है, ताकि सब्जियों की मात्रा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट अगर वर्ड की बात करें तो दाल चावल का मेल नहीं है, दाल रोटी का मेल नहीं है। सब्जी रोटी का मेल है, सब्जी चावल का मेल है, सब्जी दाल का मेल है। परंतु दाल और सब्जी तो अच्छी लगेगी नहीं, सब्जी चावल तो अच्छा लगेगा नहीं। तो इसका हमारे बुजुर्गों ने जो निकाला था कि हर चीज में सब्जी की मात्रा को बढ़ा दिया, तो 75% सब्जियां हो जाएंगी। 25 में जो चाहे खाइए, वेज और नॉन वेज में अभी मना नहीं कर रहा हूं, आपको महात्मा बनाने नहीं आया। सब्जियां ज्यादा जाएंगी तो कब्ज भी नहीं रहेगी, क्योंकि कब्जी की दवा सब्जियों में रफेज बहुत होता है। और आज 90% लोगों की समस्या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शरीर में मल रुकता है तो समस्याएं पैदा होती हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है कि आदमियों का पेट साफ नहीं होता। सब्जियों की मात्रा जाने लग जाएगी तो पेट भी बढ़िया साफ होगा। बॉडी में जितनी अल्कलिटी बढ़ती जाएगी, रोगों की संभावनाएं उतनी कम होती चली जाएगी। परंतु मेरे मित्रों, अगर रोग हो गया है, अगर बीमारी आ गई है, तो थोड़ी सी प्रकृति की मदद करनी होगी। और याद रखिएगा कि भगवान ने जब शरीर की रचना की, 4:30 10 मिनट में बात करो। भगवान ने जब मानव शरीर की रचना की तो बड़ी विलक्षण रचना की। जब हम घर बनाते हैं अपने लिए, जब हम अपने लिए घर बनाते हैं मेरे मित्रों, तो आज 3 बेडरूम का जैसा कि चलन है, 3 बेडरूम अटैच बाथरूम, किचन, बाथरूम का कचरा, किचन का कचरा, 4-4 जगह पानी डालते हैं, 4-4 जगह पानी और कचरा गिरता है। घर से बाहर निकालने की मेन नाली एक होती है। याद रखिएगा, डालने की 4-4 जगह, निकालने की एक जगह। जब हम मकान बनाते हैं, पर परमात्मा ने जब इस शरीर की रचना की तो बड़ी विलक्षण रचना की। इसमें डालने का केवल एक रास्ता, पर निकालने के 4 रास्ते बना दिए। लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता, पसीने का रास्ता और प्रश्वास का रास्ता। अगर ये 4 रास्तों से, आपने बहुत बढ़िया कहा, परंतु ये 4 रास्ते अगर ब्लॉक करके नहीं निकल पाया तो ये माल फिर सड़ेगा, शरीर सड़ेगा तो गैस एसिड फॉर्म करेगा। तो एक तो खाना ऐसा कर लें ताकि शरीर में रुके ही नहीं। दूसरी, रुक गया है और किसी कारण से अगर बीमारी आ गई है तो ये 4 रास्ते खोलने में मदद कर दीजिए। और मदद क्या करना है? आमाशय की सफाई बमन क्रिया से। बमन क्रिया क्या होती है? योग शास्त्र में इसको गज करनी कहा गया है। गज माने हाथी। हाथी क्या करता है कि तालाब में जाता है और ढेर सारा पानी पीता है, बाहर आकर के पानी को निकाल देता है, सूंड से उलट देता है। जिन लोगों को एसिडिटी है, जिनको कफ है, खासकर आपको जो कोरोना का भय है, आप लोगों को मालूम है कोरोना का वायरस जाकर के गले में आता है तो गले में 3 दिन रुकता है और ये कफ को वहां पर जाम करता है। 3 दिन बाद ये नीचे उतरता है। तो हम चाहेंगे कि सभी मेरे साथी, जवान साथी, कल एक प्रयोग करें सवेरे। कल जब सवेरे उठें, लैट्रिन बाथरूम से फ्री हो जाएं, तो गुनगुना पानी लें। गुनगुना
लुकवार्म। 1 जग पानी ले लीजिए, 1-2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डालिए, सेंधा अगर मिल जाए तो, ना सेंधा हो तो सादा भी डाल सकते हो। और जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे उकड़ू बैठ जाइए। नहीं उकड़ू बैठ पा रहे हैं तो छोटे स्टूल पर बैठ जाइए और इस पानी को गटागट पीजिए, और इतना पीजिए कि पानी निकलने लग जाए। अब खड़े हो जाइए, 90 डिग्री पर झुकिए और ये 3 उंगली जैसे जीभ साफ करते करके जीभ साफ, उबकाई आएगी कि पिया हुआ पानी बाहर आएगा। तो अगर किसी कारण से अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई सड़ा हुआ टॉक्सिन, कोई बिना पचा हुआ पार्टिकल भोजन का अगर अंदर पड़ा है, एसिडिटी पड़ी है, कफ पड़ा है, तो आप देखेंगे सब निकलेगा। अगर किसी को लाल या हरा कोई चीज निकले तो घबराइएगा मत, ये खून नहीं होगा, ये एसिड्स लाल हरे पीले हो सकते हैं, निकल आए। कल प्रयोग करिए, और कल की क्लास में आपको कोई परेशानी हो तो कल फिर से जो 9:30 बजे की क्लास होगी आप प्रश्न रख सकते हैं उसमें। आप जिनको व्यक्तिगत मिलना हो हमसे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं, आप लोग आकर के, कोई समस्या की बात नहीं, आज भी मिल सकते हैं, कल भी मिल सकते। आमाशय की सफाई वमन क्रिया से करना है। जितना आराम से पानी निकलता हो निकालिए, जबरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो ऊपर से नहीं तो नीचे से अपने आप निकल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ी देर में अपने आप पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। बोले आमाशय की सफाई वमन से, मलाशय की सफाई एनीमा से। एनीमा क्या है? इसको योग शास्त्र में वस्ती क्रिया कहते हैं। वस्ती क्रिया में बांस की एक नली होती थी, आचार्य लोग चिकना करके लैट्रिन के रास्ते में लगाते थे, कमर तक पानी में जाकर के नौली क्रिया घुमाते थे और मूल बंद खींचते थे तो पेट में पानी आ जाता। एक ये डॉक्टर है, डॉक्टर N.W. वाकर, अमेरिका के एरिजोना प्रांत का डॉक्टर। ये कहता है कि हमारी आंख ऐसी होनी चाहिए, परंतु लोगों ने खा खा करके आंतों की ये दुर्दशा कर। ये आंत 2 काम करती है मेरे मित्रों। जब हम खाना खाते हैं इसके जो मिनरल्स होते हैं ये इस आंत में एब्जॉर्ब होते हैं। कौन सा मिनरल कहां एब्जॉर्ब होता है ये इसने इसके नंबर लिखे, यहां इनके नाम लिखे। ये कहता है अगर ये आंत ऐसी हो गई तो इसमें एब्जॉर्ब होने वाले मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जैसे कपड़ा साफ है तो कलर बहुत बढ़िया होगा, अगर कपड़ा साफ नहीं है तो डाई बढ़िया नहीं चढ़ेगी, कलर बढ़िया नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात खास, ये आंत हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। ये डॉक्टर कहता है कौन सा पार्ट कहां से कंट्रोल होता है? कहता है ये एनस का पार्ट है, यहां से पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस कंट्रोल होता है। अगर यहां पर मल जमा हो गया तो पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या आएगी। 50 साल के बाद अक्सर पेशाब की समस्या, पेशाब रुक रुक करके आती है, जलन के साथ आती है, इच्छा होती है नहीं उतरती। महिलाओं में मासिक की समस्याएं जो आती, केवल ये कारण दिखता है, वो लिखता है एनस पर मल का जमा हुआ। ये डॉक्टर आगे बढ़ता है, कहता है यहां पर अगर मल जमा हो गया तो जेंटल ग्लैंड प्रभावित होगी, अर्थात सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो सकती, पर संतानोत्पत्ति नहीं। ये डॉक्टर कहता है अगर यहां पर मल जमा हो गया तो ब्लड शुगर बैलेंसिंग बंद हो जाएगी, शुगर फ्लक्चुएट करेगी, ये टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि यहां से शुगर बैलेंस की जाती है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है, इसी तरह हमारी शुगर, बीपी सब बैलेंस की जाती है अलग। ये डॉक्टर आगे बढ़ता है, ब्लैडर, टेस्टिस, किडनी, पैंक्रियाज, स्टमक, हार्ट, गॉल ब्लैडर, लीवर, थायराइड, आइल्स, टॉन्सिल्स, ये अलग अलग जगहों से कौन सा पार्ट कहां से कंट्रोल होता है। ये कहता है बी कॉन्शियस बिफोर ईट, खाने से पहले सावधान हो जाओ, कहीं आप चिपकाने तो नहीं जा रहे हो आंतों। इसके लिए मैंने बताया सब्जी की मात्रा को बढ़ा दीजिए, आंतें चिपकेगी नहीं। परंतु अगर ये मल जमा हो गया अर्थात बीमारी आ गई या आंतें ऐसी हो गई तो क्या करें? तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया साधन है और वो है एनीमा, जिसको योग शास्त्र में वस्ती क्रिया कहा गया। वस्ती क्रिया में जैसा कि मैंने बताया बांस की नली होती थी, ऋषि लोग इसको गुदा मार्ग में लगा करके नौली क्रिया करते थे और मूल बंद खींचते थे। एक डॉक्टर हॉल विचार करने लग गया कि यार चीज तो बहुत बढ़िया है, पर पहली बात कि कमर तक पानी कहां से लाया जाए। बोले कमर तक पानी अगर मिल भी गया तो नौली कौन घुमाए?
आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी के ऐसे नौली घुमाते हुए पेट, बहुत कठिन कार्य। तब उसने विचार किया कि पहले लोग कुएं से पानी को खींचते थे, आजकल कुएं से पानी को खींचने की जरूरत नहीं है, आज तो मोटर लगाया और पानी चल गया। इसी तरह उसने प्रयोग किया, इसमें मोटर की भी जरूरत नहीं है, इसमें बड़ा सिंपल एक ऐसा डब्बा होता है, बाजार में आपको पंप से ये एनिमा सेट मिल जाएगा, ये डब्बा है, इसके नीचे ये इसके साथ नली आती है, इस नली को जोड़ दिया, इसके साथ ये नोजल और इसके साथ ये कैथेटर। आप लोग चाहेंगे तो कुछ यहां पर विशेष रूप से मंगाए गए हैं, कल की क्लास में जहां पर क्लासरूम रहेगा आपको अभी सूचना मिल जाएगी, वहां पर भी कुछ ये उपलब्ध रहेंगे, डिमोन्स्ट्रेशन के लिए लाए गए हैं, जिनको चाहिए वो लोग इसको वहां से ले सकते हैं। तो ये पूरा सेट है, लैट्रिन घर में जहां बैठते हैं वहां इस हिस्से को टांग दीजिए, इसमें पानी भरिए, लुकवार्म थोड़ा सा गुनगुना पानी भरिए, इस नोजल को ऑन करिए, जैसे ही नोजल को ऑन करेंगे तो यहां पानी आने लगेगा, 3 फुट की ऊंचाई से प्रेशर से पानी आने लगेगा। इसमें कुछ चिकना लगा करके बैठे बैठे इतना हिस्सा लैट्रिन के रास्ते में लगा दीजिए, ये प्रेशर से पानी, ऊपर से प्रेशर है 3 फुट का, ये पानी आंत में चढ़ेगा, पाव 1.5 पाव 2 पाव पानी जाएगा, प्रेशर बनेगा लैट्रिन का। आप इसको इतना कचरा है, ये कचरा भी निकल जाता है। तो आप देखेंगे आंत में जो रुका हुआ मल है ये मल बाहर आएगा, अभी तक ऊपर जो मल पड़ा हुआ है वो मल सरक करके अपने आप आएगा, आपको पूरी आंत साफ करने की जरूरत नहीं, आपको केवल रेक्टम वॉश कर देना। जिन लोगों को गैसेज है, एसिडिटी है, पेट फूल रहा है, सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, कल ये दोनों काम करके खाली देखिए कि क्या होता है। एनिमा और वमन दो, अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए कोई 5 पॉट नहीं चाहिए, अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग केवल इस कैथेटर को बदल करके अपना और 5 लोग एनिमा ले सकते हैं। सफाई की दृष्टि से कैथेटर बदला जा सकता है, हालांकि इसको धो करके भी यूज हो सकता है। याद रखिए, जय बार खाई तय बार जाए, कम से कम सुबह शाम तो हर व्यक्ति को जाना ही चाहिए, न आए तो थोड़े से पानी का एनिमा ले लेना चाहिए। ये एक एनिमा चर्चा चली, तो एक एनिमा दूसरी तरह का भी बाजार में आता है, इसको हम लोग सेल्फ एनिमा कहते हैं। सेल्फ एनिमा में आप लैट्रिन घर में बैठते हैं, पानी का डब्बा होता है, पानी के डब्बे में इस हिस्से को डाल दीजिए, पानी भरिए और इस हिस्से को डाल दीजिए, ये हिस्सा नोजल का हिस्सा, और इसको पंप करिए। यहां नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा है, यहां पहले हवा आ रही है, हवा की जगह जब पानी आने लगे तो इसमें भी चिकना लगा करके लैट्रिन के रास्ते में लगा दीजिए, और पंप की तरह जैसे पिचकारी होती है ऐसे ये पानी पेट में चढ़ेगा, पाव 1.5 पाव पानी जाएगा, प्रेशर बनेगा, फिर इसको निकाल दीजिए। तो ये सेल्फ एनिमा, आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवलिंग में भी आप इस एनिमे को आसानी से अपने साथ अटैची में रख सकते हैं, क्योंकि घर में तो आपका खाना तभी हाथ में है, अगर बाहर जाते हैं खाना पीना आपके हाथ में नहीं है। अगर लगता है कई बार आपको ड्यूटी पर हैं, आपको प्रेशर बनता है, आपको प्रेशर में कहाँ जाएं कैसे जाएं, बड़ी भारी समस्या। घर आते हैं तो मालूम पड़ा कि साहब प्रेशर आ ही नहीं रहा है, गैसेस बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप ऊपर से चूरन चटनी खाते हैं, 32 फीट की आंत कैसे साफ। ऐसे में थोड़े से पानी का आप एनिमा लेकर के देखेंगे, आप लोगों के लिए चमत्कारिक, खासकर इस जो ड्यूटी में आप लोग हैं जिसमें आपकी दिनचर्या खाने और पाखाने दोनों की बिगड़ी हुई है, तो आप ये प्रयोग करके खाली देखेंगे तो आमाशय की सफाई वमन से, मलाशय की सफाई एनिमा से। और याद रखिएगा, एनिमा केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, केवल गर्भावस्था में नहीं लिया जा सकता है, बाकी किसी भी अवस्था में किसी को भी एनिमा दिया जा सकता है, केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक नहीं, इससे थोड़ा गर्भस्राव की संभावना है। आमाशय की सफाई वमन से, मलाशय की सफाई एनिमा से, त्वचा की सफाई स्नान से। रात को आप बढ़िया बिस्तरे में सोते हैं, बढ़िया चादर ओढ़ते हैं, फिर भी सवेरे नहाते हैं, पर दिन भर धूल मिट्टी में घूमते हैं, पसीना आता है, क्या शाम को नहाते हैं कि नहीं नहाते? अगर नहीं नहाते हैं तो मेरे मित्रों ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप अगर शाम को नहीं नहाते, ये सब रोम छिद्र जमा रहते हैं। याद रखिएगा, आपके भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है,
आप पक्का कर लीजिए कि शाम को स्नान जरूर करिए, खाने से पहले। वो रात को 10 भी बजाओ, 12 भी बजाओ, कोई फिक्र की बात नहीं। जब आप ड्यूटी से घर जाएं, आप पेट साफ हो जाए, अपने आप नॉर्मल, बहुत बढ़िया। नहीं होता थोड़े से पानी का एनिमा ले लीजिए और स्नान कीजिए। हाँ, स्नान ध्यान रखिएगा कि गर्म पानी का स्नान बॉडी में एसिड बढ़ाता है, ताजे पानी का स्नान अल्कलिटी बढ़ाता है। इसलिए स्नान हमेशा ताजे पानी से होना चाहिए, स्नान गर्म पानी से नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि साहब अगर ताजे पानी से शाम को नहाए, सर्दी हो गई तो, जुकाम हो गया तो, याद रखिएगा सर्दी और जुकाम हो गया तो एक पहली बात कि उसमें कोई खजाना तो निकल नहीं रहा। अरे भाई कचरा है तो निकल रहा है ना, और फिर है तभी तो निकलेगा, नहीं है तो क्यों निकलेगा? नहीं है तो क्यों निकलेगा? इसीलिए कोई फिक्र की बात नहीं, और है तो उसका निकल जाना बढ़िया है। और फिर मैंने बताया वमन क्रिया कर देंगे तो इससे आसानी से जो कफ है ये अपने आप निकल जाए। तो दोनों समय का स्नान बहुत जरूरी है, आज प्रयोग करके देखिए। और तीसरी और अंतिम बात, खास बात छोटी सी कह के मैं बात को विराम दूं। एक 10 मिनट हमारे पास है प्रश्नोत्तर के लिए, और वो छोटी सी बात है, एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ऑक्सीजन। एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, और इसीलिए भगवान ने चारों ओर प्रकृति में ऑक्सीजन दे रखी। परंतु हमने क्या किया कि जहां खाने में हमने प्रकृति के रूप को बिगाड़ दिया, हम पका करके खाने लग गए, वहां हमने क्या किया कि कार को एसी कर दिया, दुकान को एसी कर दिया, मकान को एसी कर दिया, ऑफिस को एसी कर दिया। हमने शीशे लगा दिए, दरवाजे लगवा दिए, दीवारें खड़ी कर दी, ताकि किसी तरह से ऑक्सीजन ना आने पाए। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ऑफिस को आप ऑक्सीजन, आप एसी मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कार को एसी मत कीजिए, ठीक है, धूप में जाना है साहब, सिर में गर्मी लगे, इससे अच्छा है कि एसी चला ले। आने वाला व्यक्ति आपके ऑफिस में आ रहा है, आपको भी गर्मी में बहुत देर काम करना मुश्किल है, आप ठीक है चला लीजिए। घर में ड्राइंग रूम एसी कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। कारण है कि ड्राइंग रूम खुलता बंद होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, और जब खुलेगा तो ऑक्सीजन आएगी। कार का दरवाजा खुलता बंद होता है, ऑक्सीजन आती है। ऑफिस का दरवाजा खुलता बंद होता रहता है, ऑक्सीजन आती है। परंतु याद रखिएगा, धोखे से भी बेडरूम के एसी मत करिए, क्योंकि अगर बेडरूम के एसी कर दिया और रात को 10 बजे आप सोने गए और सुबह आप 6 बजे 8 बजे उठे, तो 6 से 8 घंटे वही कमरा बंद रहा, वही हवा रोटेट होगी, और आप बहुत स्फूर्ति महसूस नहीं करेंगे, आप ताजगी महसूस नहीं करेंगे, टोन अप नहीं हो पाएंगे। अगर फिर भी बहुत गर्मी है और आपने एसी कर ही रखा है, तो मैं मना नहीं करता हूं, चलिए 2 घंटे को चला करके ठंडा कर लीजिए और बाद में खोल दीजिए, खिड़कियों को खोल दीजिए, हवा को आने दीजिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपके शरीर को मिल सके। सवेरे गाड़ी में भी जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अगर गर्मी नहीं है तो गाड़ी को भी एसी मत चलाइए, खिड़की और दरवाजों को, खिड़कियों को खोल दीजिए, ताकि ऑक्सीजन पूरी मिल सके। जितनी ऑक्सीजन मिलेगी आप उतना जल्दी और हेल्दी रहेंगे। ये 4 रास्ते से शरीर की गंदगी को निकलने दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड खूब निकलेगी, जितनी ऑक्सीजन मिलेगी आपका शरीर तरोताजा होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके शरीर में बीमारियों की संभावनाएं खत्म होने लग जाएंगी, और बीमारियां हैं तो वो भी खत्म होने लग जाएंगी। और खाली आप 21 दिन एक प्रयोग करके देखें, अगर किसी को समस्या लगे तो हमारा नंबर, कल मैं पर्चे भी आप लोगों को दिलवा दूंगा, हर किताब में हर पर्चे में पढ़ा है। फिर भी अगर चाहे तो आप संस्था का नंबर 0121, ये मेरठ का कोड है, 0121 243 9032 243 9032। ये संस्था पे, इस पे आप बात कर सकते हैं, कभी भी फोन करिए और कहिए कि हमें कुछ हेल्थ संबंधी बात करनी है, तो आपको जानकारी देंगे। बाकी व्यक्तिगत नंबर भी मेरा लिख सकते हैं, आप चाहें तो। सुबह, अभी लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 से 12 में मैं फोन पर उपलब्ध रहता हूं, कल तो नहीं उपलब्ध रहूंगा, लेक्चर में रहूंगा, बाकी 10 से 12 उपलब्ध रहता हूं। 9411 618 453 9411
618453, इस पर आप बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या लगती है, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल के सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे ये लाइफ स्टाइल, कैसे हम बैलेंस लाइफ को अपनी जिए, कैसे हम शरीर को बढ़िया कर सकते हैं, इस पे चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास, कैसे हम तनाव प्रबंधन कर सकें, कैसे हम तनाव से मुक्त हो सकें और कैसे अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने चर्चा की, थोड़ा प्रकृति के नजदीक आइए, जैसा प्रकृति दे रही वैसा खाइए। कल हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति के नियमों को पालन करके कैसे हम तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।